गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। राइटर हैं इसके हरिशंकर परसाई। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और पाठ का अध्यापन अच्छी तरह से किया होगा। अब आगे हरिशंकर परसाई क्या लिखते हैं, चलिए इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे होंगे जिसमें मुंशी प्रेमचंद और उनकी पत्नी दोनों ही फ़ोटो खिंचाने की अवस्था में बैठे हुए हैं। चेहरे पर उतना फोकस नहीं डाला गया है क्योंकि कैमरामैन उनके जूतों को दिखाना चाहता है और विषय भी जूतों पर ही है। तो आगे देखते हैं हरिशंकर परसाई क्या लिखते हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लिए होते। यह ना खिंचाते, फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा भाई चल कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। यह तुम्हारी आँखों का तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है। पर तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे की कोर्ट में वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर में बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। परसाई जी आगे लिखते हैं, लोग तो कई चीज़ों को मांग कर विवाह जैसे कार्य को पूरा कर लेते हैं। वस्तुतः गरीबी के कारण कुछ लोग ऐसे वर्ग में समाज में होते हैं। समाज में एक ऐसा वर्ग भी हो सकता है जो मध्यम वर्गीय है और इस प्रकार की वस्तुएं वो खरीद नहीं सकता, जैसे कार, कोट या महंगे जूते या महंगा कोई भी आभूषण, घड़ी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वो अक्सर दूसरे लोगों से मांग लिया करते हैं और यह एक अतिशयोक्ति यहाँ पर है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है। तो इस प्रकार की अतिशयोक्ति व्यंग पर इसकी जो स्थिति है उसको भारी करने के लिए, भारीपन देने के लिए प्रयोग किया गया है। परसाई जी आगे लिखते हैं, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपर कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपी निछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। अब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परावर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। परसाई जी आगे लिखते हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है मगर अंगुली बाहर नहीं निकलती। पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं। मेरी अंगुली ढकी हुई है मगर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे
ठोकर मारते मारते तुमने जूते फाड़ लिए। मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ, पर तुम मुझ पर या हम पर सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगलियां छिपाए और तरुए घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टिले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढाँकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान समझता हूँ। इस तरह से हरिशंकर परसाई का यह व्यंग समाप्त होता है। आप प्रश्न उत्तर पर एक नज़र डालिए और कल उपस्थित होता हूँ मैं। धन्यवाद।